नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दमा यानी कि अस्थमा के बारे में। दोस्तों, अस्थमा क्या होता है? अस्थमा या दमा फेफड़ों के वायु मार्ग की एक इन्फ्लेमेटरी बीमारी होती है और अस्थमा जो है वो सांस लेना मुश्किल बनाता है और कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ को मुश्किल या फिर असंभव भी बना सकता है। भारतीय शहरों में अब यह काफ़ी आम समस्या बन चुकी है और अस्थमा को समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि जब आप सांस लेते हैं तब क्या होता है। आमतौर पर आपके द्वारा ली जाने वाली प्रत्येक सांस के साथ हवा जो है वो आपके नाक या फिर मुंह से होकर आपके गले, उसके बाद वायुमार्ग और अंततः आपके फेफड़ों तक पहुंचती है। आपके फेफड़ों में बहुत सारे छोटे वायु मार्ग होते हैं जो कि हवा से ऑक्सीजन को आपके खून तक पहुंचाने में मदद करते हैं। और अस्थमा के लक्षण तब होते हैं जब आपके वायु मार्ग की परत सूज जाती है और उनके आसपास की मांसपेशियां कस जाती है। तब वायु मार्ग जो है वो बलगम से बढ़ जाता है और जिससे कि वहां से जाने वाली हवा की जो मात्रा है वो कम हो सकती है और इस सब से अस्थमा अटैक हो सकता है। और अस्थमा अटैक में खांसी और सीने में जकड़न होती है जो कि अस्थमा का एक विशिष्ट लक्षण होता है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि अस्थमा जो है या दमा है इसके कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, अस्थमा के कई प्रकार हैं। सबसे आम प्रकार जो है वो है ब्रोंकियल अस्थमा, जो कि फेफड़ों में मौजूद ब्रोंकाई को प्रभावित करता है। अस्थमा के अतिरिक्त रूपों में चाइल्डहुड अस्थमा यानी कि बचपन से शुरू होने वाला और एडल्ट ऑनसेट अस्थमा यानी कि वयस्कों में शुरू होने वाला ये शामिल है। और एडल्ट ऑनसेट अस्थमा में लक्षण जो है वो कम से कम 20 वर्ष की आयु तक नहीं होते हैं। और अन्य विशिष्ट प्रकार के अस्थमा की बात करें तो उनमें एलर्जिक अस्थमा, नॉन एलर्जिक अस्थमा, ऑक्यूपेशनल अस्थमा, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन यानी कि EIB, साथ ही साथ एस्पिरिन इंड्यूस्ड अस्थमा और नॉक्चर्नल अस्थमा या फिर कफ वेरिएंट अस्थमा जिसे कि हम CVA कहते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि अस्थमा के क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, अस्थमा का सबसे आम लक्षण है सांस लेते समय गड़गड़ाहट होना या फिर सीटी जैसी आवाज आना। और दमा के अन्य लक्षणों की बात करें तो उनमें जैसे कि खांसी आना, विशेष रूप से रात में हंसते हुए या फिर व्यायाम के दौरान, साथ ही साथ सीने में जकड़न होना, सांस फूलना, बात करने में कठिनाई होना, चिंता या फिर घबराहट होना और साथ ही साथ थकान होना। अस्थमा से पीड़ित हर कोई इन विशेष लक्षणों का अनुभव नहीं करता है। आपको कौन से लक्षण होंगे वह इस पर निर्भर करेगा कि आपको किस प्रकार का अस्थमा है। यदि आपको लगता है कि आपके लक्षण दमा का संकेत है तो अपने डॉक्टर से तुरंत परामर्श लें। ऐसा जरूरी नहीं है कि अस्थमा का पहला संकेत जो है वो अस्थमा का दौरा ही हो। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि अस्थमा जो है या दमा है ये क्यों होता है, इसके होने के क्या कारण होते हैं। तो दोस्तों, शोधकर्ताओं का मानना है कि अस्थमा के लिए सिर्फ कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं है बल्कि यह विभिन्न कारकों के मेल से होती है। और इन कारकों की बात करें उनमें सबसे पहला है आनुवंशिकी। तो यदि माता पिता या भाई बहन में से किसी को अस्थमा है तो आपको इसके होने की अधिक आशंका है। वायरल इन्फेक्शन के इतिहास की बात करें तो बचपन में गंभीर वायरल इन्फेक्शन वाले लोगों में दमा विकसित होने की अधिक आशंका होती है। और साथ ही साथ बचपन में इम्यूनिटी कम बनने की बात करें तो एक थ्योरी है कि जब बच्चे अपने शुरुआती महीनों और वर्षों में बैक्टीरिया के संपर्क में बहुत कम आते हैं तो उनकी इम्यूनिटी अस्थमा और अन्य एलर्जी से जुड़ी बीमारियों से लड़ने के लिए उतनी मजबूत नहीं बन पाती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि दमा से बचाव कैसे किया जा सकता है, इससे कैसे बचें। तो दोस्तों, क्योंकि शोधकर्ताओं ने अभी तक अस्थमा के सटीक कारण की पहचान नहीं की है, इसीलिए यह जानना चुनौतीपूर्ण है कि भड़काऊ स्थिति को कैसे रोका जाए। हालांकि अस्थमा के हमलों को रोकने के बारे में अधिक जानकारी ज्ञात है और इन रणनीतियों की अगर हम बात करें तो उनमें है ट्रिगर से बचना, रसायन, गंध या फिर उत्पादों से स्पष्ट स्टीयर अतीत में सांस लेने में समस्या का कारण बना हो तो ऐसे ट्रिगर से बचना, साथ ही साथ एलर्जी के संपर्क को कम करना। यदि आपने एलर्जी की पहचान की है जैसे कि धूल या मोल्ड जो कि अस्थमा के दौरे को ट्रिगर करता है तो उन्हें सबसे अच्छा होने से बचें। साथ ही साथ एलर्जी शॉट्स लेना। तो एलर्जन जो है वो इम्यूनोथेरेपी एक प्रकार का उपचार है जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बदलने में मदद कर सकता है। नियमित शॉट्स के साथ आपका शरीर आपके द्वारा सामना किए जाने वाले किसी भी ट्रिगर के प्रति कम संवेदनशील हो सकता है। साथ ही साथ निवारक दवा लेना। आपके डॉक्टर आपको दैनिक आधार पर दवा लेने के लिए लिख सकते हैं और इस दवा का उपयोग किसी आपातकालीन स्थिति में आपके द्वारा उपयोग किए जाने के अलावा किया जा सकता है। आपके डॉक्टर आपको अस्थमा एक्शन प्लान लगाने में मदद कर सकते हैं ताकि आप जान सकें कि कौन से उपचार का उपयोग करना है और साथ ही साथ उनका उपयोग कब करना है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि अस्थमा है यानी कि दमा है, इसका निदान या जांच कैसे होती है।
तो दोस्तों अस्थमा की जांच के लिए शारीरिक परीक्षण, फेफड़ों के कार्य का पता लगाने के लिए टेस्ट और कई अन्य टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि एलर्जी टेस्ट और कई तरह के इमेजिंग टेस्ट। तो इनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करें शारीरिक परीक्षण की, तो अन्य संभावित स्थितियां जैसे कि श्वसन इन्फेक्शन या सीओपीडी वगैरह, इन पर रोकथाम बनाए रखने के लिए डॉक्टर आपका शारीरिक जांच कर सकते हैं। और इस परीक्षण में डॉक्टर आपसे आपके रोग के संकेत और लक्षणों के बारे में और अन्य स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के बारे में पूछेंगे। साथ ही साथ दोस्तों बात की जाए फेफड़ों के कार्य की जांच करने के लिए टेस्ट, तो आपको फेफड़ों की कार्य क्षमता को मापने के लिए भी टेस्ट देना पड़ सकता है, ताकि ये बात निर्धारित की जा सके कि जब आप सांस लेते हैं तो कितनी वायु फेफड़ों के अंदर प्रवाहित होती है। इन टेस्ट की बात करें तो उसमें है एक तो स्पायरोमेट्री। इसमें गहरी सांस लेने के दौरान देखा जाता है कि आप कितनी तेजी से सांस ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं, और इस टेस्ट से ब्रोंकियल ट्यूबों के संकुचन का अनुमान लगाया जाता है। बात करें दोस्तों पीक फ्लो की, तो पीक फ्लो एक सामान्य मीटर होता है जो कि जांच करता है कि कितनी तेजी से आप सांस ले सकते हैं। सामान्य स्तर से कम पीक फ्लो रीडिंग्स बताती हैं कि आपके फेफड़े ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, जिससे कि अस्थमा और गंभीर रूप से वो बिगड़ सकता है। डॉक्टर आपको निर्देशित कर सकते हैं कि लो पीक फ्लो रीडिंग को कैसे सामान्य स्तर पर लाया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए लंग फंक्शन टेस्ट यानी कि फेफड़ों के कार्य के परीक्षण की, तो यह टेस्ट अक्सर ब्रोंकोडायलेटर की दवाएं लेने से पहले और बाद में किया जाता है। एल्ब्यूटेरल और वायुमार्ग को जो है खोलने के लिए इन दवाओं का प्रयोग किया जाता है, और अगर ब्रोंकोडायलेटर लेने से फेफड़ों के कार्यों में सुधार होता है तो आपको अस्थमा होने की संभावना हो सकती है। इसके बाद दोस्तों कुछ अतिरिक्त टेस्ट की बात की जाए तो इसके लिए कुछ और भी टेस्ट किए जा सकते हैं, जैसे कि मेथेकोलिन चैलेंज की बात करें तो मेथेकोलिन को अस्थमा के मुख्य कारणों में गिना जाता है। यह नाक के वायु मार्ग को हल्के से कस के संकुचित कर देता है। अगर आपका शरीर मेथाकोलिन पर प्रतिक्रिया देता है तो आपको अस्थमा होने की संभावना हो सकती है। अगर आपके फेफड़ों का शुरुआती टेस्ट सामान्य रहा हो तब भी यह टेस्ट किया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए नाइट्रिक ऑक्साइड टेस्ट की, तो हालांकि यह टेस्ट हर जगह पर उपलब्ध नहीं होता। इसका काम सांस में नाइट्रिक ऑक्साइड गैस की मात्रा को मापना होता है। आपके नाइट्रिक ऑक्साइड का स्तर सामान्य से ज्यादा होने पर आपकी नाक के वायु मार्ग संक्रमित हो सकते हैं, जो कि अस्थमा के संकेत होते हैं। उसके बाद बात करें इमेजिंग टेस्ट की, तो फेफड़ों या साइनस का एक हाई रेजोल्यूशन सिटी स्कैन और छाती का एक्सरे, उनसे किसी भी प्रकार की संरचनात्मक असामान्यताओं या रोगों की पहचान की जा सकती है। ये रोग जैसे कि इन्फेक्शन वगैरह सांस लेने में कठिनाइयां पैदा कर देते हैं और समस्याओं को बढ़ा देते हैं। बात की जाए दोस्तों एलर्जी टेस्टिंग की, तो एलर्जी टेस्टिंग में खून की जांच और त्वचा की जांच वगैरह शामिल होती है, और इस टेस्ट की मदद से एलर्जी की पहचान की जाती है, जैसे कि पालतू जानवरों से एलर्जी, धूल, मोल्ड या फिर पॉलन वगैरह से होने वाली एलर्जी की जांच करना। अगर आवश्यक हो तो एलर्जी के कारण की पहचान की जा सकती है, जो कि एलर्जन इम्यूनोथेरेपी की मदद लेने की सलाह दे सकती है। और दोस्तों उसके बाद स्प्यूटम इयोसिनोफिल्स की बात करें तो इस टेस्ट में मरीज की खांसी के दौरान निकलने वाली लार और थूक यानी कि स्प्यूटम के मिश्रण में कुछ सफेद रक्त कोशिकाएं जो होती है यानी कि इयोसिनोफिल्स, उनकी जांच की जाती है। जब अस्थमा के लक्षण विकसित होने लगते हैं तो उस दौरान सफेद रक्त कोशिकाएं मरीज के बलगम या थूक में मौजूद होती है, और उसमें ये गुलाबी रंग की डाई जो है यानी कि इयोसिन के समान दिखती है। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए व्यायाम और अस्थमा युक्त जुकाम के लिए प्रोवोकेटिव टेस्ट की, तो दोस्तों इस टेस्ट में कोई फुर्तीली शारीरिक गतिविधि करने से पहले और बाद में डॉक्टर आपके वायुमार्गों की रुकावटों को मापकर उनकी जांच करते हैं। और इसके अलावा ठंडी हवा में सांस लेने से पहले और बाद में भी डॉक्टर जो है वो अवरुद्ध वायुमार्गों की जांच कर सकते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि अस्थमा यानी कि दमा का इलाज कैसे किया जाता है। तो अस्थमा के उपचार के दो पहलू आपको पता होने चाहिए। पहला तो ये है कि कैसे अस्थमा के लक्षणों या अस्थमा अटैक से जल्द राहत पाई जा सके, और दूसरा ये है कि कैसे इसे आगे के लिए नियंत्रित किया जा सके। अगर आपको यह जानकारी होगी तो आप अपने डॉक्टर की मदद से अस्थमा और उसके लक्षणों पर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में काबू पा सकेंगे। इसके अलावा आपको यह स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि कब आप स्वयं अस्थमा के लक्षणों से निपट सकते हैं और कब आपको चिकित्सा की तुरंत जरूरत है। अगर आप ऐसा करने में सक्षम होंगे तो आपको अस्थमा के कारण कोई आपातकालीन स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे अस्थमा की दवाओं के बारे में। अस्थमा की दवाइयां आपकी जिंदगी बचा सकती है और आपको अस्थमा होने के बावजूद भी एक सक्रिय जीवन जीने में समर्थ बना सकती है। तो अस्थमा के इलाज के लिए दो प्रकार की दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। पहला होता है दोस्तों स्टेरॉइड और अन्य एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो सूजन और जलन को कम करने वाली दवाएं और विशेष रूप से इनहेल्ड स्टेरॉइड जो कि नाक के माध्यम से ली जाने वाली दवाएं
अस्थमा के ज़्यादातर मरीजों के लिए एक महत्वपूर्ण उपचार माना जाता है। ये जीवन रक्षक दवाएं वायु मार्ग में सूजन और बलगम बनने को कम करके अस्थमा के प्रभाव को कम कर सकती है और इसके परिणाम स्वरूप वायु मार्ग कम संवेदनशील हो जाते हैं, जिससे कि अस्थमा के लक्षणों की संभावना कम हो जाती है। बात करें दोस्तों ब्रोंकोडायलेटर की, तो ब्रोंकोडायलेटर्स वायु मार्ग के चारों तरफ कसी हुई मांसपेशियों को आराम देकर अस्थमा से राहत दिलाते हैं। ब्रोंकोडायलेटर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर इनहेलर, तो इसको अक्सर रेस्क्यू इनहेलर के रूप में जाना जाता है और इसका प्रयोग इन समस्याओं से जल्द राहत देने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि खांसी, सांस लेने में कठिनाई, छाती में जकड़न, अस्थमा की वजह से सांस फूलना। इस तरह की जो समस्याएं हैं इनसे जल्द राहत देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और व्यायाम करने वाले व्यक्ति जिनको अस्थमा है वे भी इसका प्रयोग व्यायाम शुरू करने से पहले और बाद में करते हैं। अस्थमा के उपचार के लिए इसका नियमित रूप से प्रयोग करना हानिकारक हो सकता है। अगर शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स का उपयोग आप सप्ताह में 2 बार करना पड़ता है तो इसका मतलब है कि आप अस्थमा को ढंग से नियंत्रित नहीं कर पा रहे और ऐसी स्थिति में अपने डॉक्टर से परामर्श लें। दूसरा इसका प्रकार होता है लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स, तो कई बार इसका प्रयोग इनहेल्ड स्टेरॉइड या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ मिलाकर किया जाता है और इसे अस्थमा के लक्षणों पर नियंत्रण पाने के लिए या फिर जब किसी व्यक्ति को प्रतिदिन चल रहे इनहेल्ड स्टेरॉइड के उपचार के बावजूद भी अस्थमा के लक्षण दिख रहे हो तो उसे नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए अस्थमा के इनहेलर की, तो अस्थमा इनहेलर्स फेफड़ों में अस्थमा की दवाएं पहुंचाने का सबसे सामान्य और बेहतर तरीका माना जाता है। वे अलग अलग प्रकारों में उपलब्ध है जिनको उपयोग करने के लिए अलग अलग तकनीकों की जरूरत होती है। कुछ इनहेलर्स एक प्रकार की दवा प्रदान करते हैं तो कुछ इनहेलर्स में 2 अलग अलग दवाइयां मिलती है। बात की जाए दोस्तों अस्थमा नेबुलाइजर्स की, तो अगर आपको छोटे इनहेलर्स को प्रयोग करते समय कठिनाई हो रही है या आप ठीक प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं तो डॉक्टर आपके लिए अस्थमा नेबुलाइजर लिख सकते हैं और इस मशीन में एक मास्क लगा होता है जो आमतौर पर शिशुओं, छोटे बच्चे और अधिक वृद्ध व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है या उन व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनको सांस लेने में कठिनाई होती है। नेबुलाइजर दवाओं को तरल से भाप में बदल देता है जिससे कि दवाएं आसानी से फेफड़ों तक पहुंचाई जाती है और इसको प्रयोग करने में इनहेलर से कुछ ज़्यादा मिनट का समय लगता है। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए प्रेडनिजोन और अस्थमा अटैक की, तो अगर आपको अस्थमा का गंभीर अटैक हुआ है तो आपके डॉक्टर ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड का एक छोटा कोर्स आपके लिए लिख सकते हैं और इसको 2 सप्ताह तक प्रयोग करने पर कॉर्टिकोस्टेरॉइड के दुष्प्रभाव होने की संभावना कम है, मगर इसे 1 महीने से ज़्यादा प्रयोग करने से इसके दुष्प्रभाव अधिक गंभीर और स्थायी भी हो सकते हैं। अस्थमा के लक्षणों का सफलतापूर्वक नियंत्रण और उपचार करने के बाद आपके डॉक्टर द्वारा दी जाने वाली चिकित्सा का उद्देश्य होगा कि भविष्य में आपको प्रेडनिजोन दवा की जरूरत कम पड़े। रोजाना 1 कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेना अस्थमा की रोकथाम करने का सबसे बेहतर और सामान्य तरीका है। हम दोस्तों जानेंगे कि क्या अस्थमा पूरी तरह से ठीक हो सकता है। तो दोस्तों अस्थमा का कोई परमानेंट इलाज नहीं है, लेकिन इसके उपचार के लिए अब कई बेहद असरदार विकल्प मौजूद है। यहाँ तक कि कुछ डॉक्टरों का कहना है कि आज अस्थमा का उपचार इतना प्रभावी है कि बहुत मरीज अपने लक्षणों को पूरी तरह कंट्रोल में रख सकते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि दमा के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो दोस्तों अस्थमा के नुकसानों की बात करें तो जैसे कि ऐसे लक्षण जो कि रोजमर्रा के काम, नींद वगैरह में बाधा डालते हैं। अस्थमा बढ़ जाने पर स्कूल या काम से बार बार छुट्टी लेने की आवश्यकता होती है। ब्रोंकियल ट्यूबों का स्थायी रूप से पतला हो जाना जो कि सांस लेने में समस्या पैदा करता है। अस्थमा के लक्षण गंभीर होने पर आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होना और अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ना। अस्थमा को कंट्रोल करने के लिए लंबे समय तक ली जाने वाली दवाओं के दुष्प्रभाव होना। साथ ही साथ अल्पकालिक और दीर्घकालिक अस्थमा के उपचार में काफी अंतर होता है। दवा ठीक से ना ली जाए तो भी जटिलताएं उत्पन्न हो जाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर ले ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।